हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और एक बार फिर से हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से आ गए हैं आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड के एनटीपीसी, एएलपी या फिर जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी आदि की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानने के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। उससे संबंधित ये पांचवा वीडियो है। 4 वीडियो हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पे बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कोसी की आस के प्लेलिस्ट में। तो मध्यकालीन इतिहास आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। मीडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आप लोग से अनुरोध है कि आप कंटिन्यू अगर जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका रेलवे से संबंधित परीक्षाओं में कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, सारे सवाल हम सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। तो इसलिए लगातार हम लोग कोशिश करें कि मतलब अच्छे से इसको करते रहें और हमारा ये पूरा हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो मीडिएवल हिस्ट्री वाले सवाल पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ होता है। तो मध्यकालीन इतिहास का शुरुआत करते हैं। पहला है अरब एवं तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी के से संबंधित सवाल हैं। तो इसमें दिया गया कि नीचे दिए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। ठीक है, तो कालानुक्रम हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जैसे अब यहाँ देखिए तैमूर, मोहम्मद गजनवी, चंगेज खां और मोहम्मद गौरी। तो सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस तरह की स्थितियां हम लोगों को याद रखनी है। तो इसमें देखिए कि शासनकाल जो अवधि है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो मोहम्मद गजनवी का शासनकाल जो है 998 से 1030 ईस्वी है। मोहम्मद गौरी का 1173 से 1206, चंगेज खां का 1206 से 1227 और तैमूर लंग का जो है वो 1370 से 1405 ईस्वी है। तो इस हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले हो जाएगा महमूद गजनवी जो आपका दो नंबर है, और फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी जो आपका 4 नंबर है। तो ये पहला ए और सी में से ऑप्शन दिख रहा है। तीसरा चंगेज खां 3 नंबर। तो इस तरह से हमारा आंसर सी हो गया। तो सबसे पहले हम क्या याद रखना है इसमें, चलिए यहाँ तो ठीक है हमारा आंसर सी हो गया, लेकिन सबसे पहले मोहम्मद गजनवी थे जिनका शासनकाल 998 से 1030 ईस्वी था। उसके बाद मोहम्मद गौरी का शासनकाल आया 1173 से 1206 तक का। चंगेज खां 1206 से 1227 और तैमूर लंग जो थे वो 1370 से 1405। तो ये अवधि अगर हम याद रखेंगे तो वहाँ के आंसर में कुछ भी इधर उधर रहा तो हम लोग सही आंसर टिक कर पाएंगे। दूसरा है कि पुस्तक तहकीक माँ लील हिंद किसने लिखी थी। तहकीक माँ लील हिंद जो है अल-बरूनी ने लिखे थी। अल-बरूनी एक क्या थे, एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक थे। इनका जन्म खीवा ख्वारिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। यह उज्बेकिस्तान के थे। अल-बरूनी कहाँ के थे, उज्बेकिस्तान के थे। वह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन किया। ठीक है, अल-बरूनी ने खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, साहित्य आदि विषयों पर किताबें लिखी। इनमें तहकीक मालिल हिंद पुस्तक लिखी थी इन्होंने। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मीन मकाला किस भाषा में लिखी थी, अरबी भाषा में लिखी थी। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, अल-बरूनी ने लिखी थी। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था, अल-बरूनी। महमूद गजनवी के साथ आया था 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी उज्बेकिस्तान के थे। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान मोरक्को से भारत आया था। तो देखिए इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके रखना है हम लोगों को
कि अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान और मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में, और इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को से आया था। ठीक है। रेहला जो थे, रेहला इब्न बतूता की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। रेहला जो है इब्न बतूता की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? मोहम्मद गजनवी। अभी महमूद गजनवी ऊपर भी पढ़ा हम लोगों ने। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए। ताराइन की जो दूसरी लड़ाई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ताराइन का प्रथम युद्ध जो है 1911 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें गौरी पराजित हुआ था। ठीक है। ताराइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ। ताराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनके राज दिल्ली एवं अजमेर पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो क्या ताराइन का द्वितीय युद्ध किसने जीता? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग देखते हैं। गुलाम वंश था सबसे पहले। तो सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष सुल्तान बनी थी? रजिया सुल्तान जो है 1236 ईस्वी में भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। ये याद रखना है, रजिया जो थी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, जिसका जन्म 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। यह सुल्तान शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। यह सुल्तान शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। मामलुक साम्राज्य का कौन सा शासक 1236 ईस्वी से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान था? मामलुक साम्राज्य का कौन सा शासक जो था 1236 से 1240 तक? अभी हम लोगों ने शुरुआत पढ़ा कि रजिया सुल्तान 1236 में शासक बनी थी, तो वही है कि मामलुक साम्राज्य 1206 से 1290 तक चला। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कमजोर शासकों की श्रृंखला सत्ता में बनी रही। 1236 में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, 1240 तक रही, और यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, जिसका जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था। रजिया बहुत ही बुद्धिमान, एक श्रेष्ठ प्रशासक और बहादुर योद्धा थी। दास वंश की स्थापना कब हुई थी? दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था, इसलिए वो दास वंश का स्थापना किया है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों को गुलाम वंश, दास वंश का मामलुक वंश भी कहलाता है। इस काल में कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी, इल्तुतमिश और बलबन नामक राजवंशों ने शासन किया। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अभी ऊपर भी पढ़ा हम लोगों ने। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की संस्थागत रूप में लागू किया गया था? इक्ता इल्तुतमिश ने लागू किया था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत 1226 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता एक भूखंड होता है। ये इक्ता है क्या? तो इक्ता जो है एक भूखंड है, जमीन का टुकड़ा है, जिसके नियंत्रणकर्ता को मुक्ति या वली कहा जाता है। इस भू क्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ साथ भू राजस्व की वसूली करवाता था तथा इस राजस्व का एक हिस्सा केंद्र को फवाजिल के रूप में भेजता था। इक्तादार का वंशानुगत न होकर समय समय पर स्थानांतरित होता रहता था, जो इसे नौकरशाही का रूप देता था। ठीक है, इक्ता क्या था? इक्ता एक भूखंड होता था जिसके नियंत्रणकर्ता को मुक्ति या वली कहा जाता था। मतलब एक क्षेत्र हो गया जिसके नियंत्रणकर्ता को मुक्ति या वली कहते थे। इसका काम होता था कि उसमें कानून व्यवस्था, उस भू क्षेत्र में कानून व्यवस्था, राजस्व की वसूली करना था और राजस्व का एक हिस्सा केंद्र को भेजना था। इसमें जो ये पद जो था इक्तादार का, वो वंशानुगत ना होकर समय समय पर स्थानांतरित होता था, जो इसे नौकरशाही का भी रूप देता था। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे डैश कहा जाता था, जिसे इक्तादारी कहा जाता था। अमीर उल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द
फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? यह जमाल उद्दीन याकूत को यह उपाधि प्रदान की गई थी। जमाल उद्दीन याकूत एक अफ्रीकी सिद्दी गुलाम कुलीन था जो रजिया सुल्तान का विशेष कृपा पात्र था। वह रजिया का करीबी सलाहकार और दोस्त था। रजिया सुल्तान ने उसे शाही अस्तबल के प्रशासक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। उसने याकूत को अमीर अल ख्याल और बाद में अमीर अल अमरा की उपाधि से सम्मानित किया। दिल्ली सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ का शासन किया था? ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के बारे में किया जा रहा है। तो बलबन जो है वो 1266 से 1287 के बीच दिल्ली का शासक रहा। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था। गयासुद्दीन बलबन जो थे गुलाम वंश के नवां सुल्तान थे। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था। रजिया सुल्तान ने उसे अमीर शिकार का पद दिया था। रजिया सुल्तान जो थे उन्होंने बलबन को अमीर शिकार का पद दिया था। बलबन इलबरी जाति का तुर्क था। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने राज दरबार में सिजदा, घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और पाबोस याद रखना है, सुल्तान के पैर चूमना प्रथा की शुरुआत की थी तथा विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त नीति का पालन किया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को अलूग खां की उपाधि दी थी। महमूद ने बलबन को अलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? चौगान खेलने के दौरान ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। 1206 से 1210 उनके कालावधि था। मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का दास था। ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद कुबुत-उल-इस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया था जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई थी। अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया तथा सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन को लाखों का दान करने वाला, लाख बख्श और कुरान ख्वां सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण जाना जाता है। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श भी कहा जाता है और कुरान ख्वां भी कहा जाता था, सुरीले स्वर में कुरान को पढ़ने के कारण। भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? सिजदा प्रथा की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने की थी। अभी हमने सिजदा और पैबोस के बारे में सुना, गयासुद्दीन बलबन ने की थी। इसमें क्या होता है कि सिजदा का अर्थ है झुककर सुल्तान को चरणों में सलाम करना और पैबोस का अर्थ है कि सुल्तान के पैरों को चूमना। ठीक है, इन अमानवीय प्रथाओं को मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया। बाद में अकबर ने, मतलब ये गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था और बाद में मुगल बादशाह अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी। गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी जिसे फारसी में नया साल भी कहा जाता है और मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत का सही क्रम जो है वो उसको हम लोग ईयर वाइज देख लेंगे यहाँ। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मामलुक वंश या गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश जो है 1414 से 1450 और लोदी वंश 1451 से 1526। तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले कौन सा है? गुलाम है, तो गुलाम 3 में है। और उसके बाद कौन सा था? खिलजी वंश था। तो एक देखा जाए तो हमारा बी नंबर आंसर बन रहा है। गुलाम, फिर खिलजी, फिर उसके बाद तुगलक, फिर लोदी। सैयद रहता तो तुगलक और लोदी के बीच में सैयद हो जाता। ठीक है, तो सबसे अगर हम ऑर्डर में अगर क्वेश्चन को छोड़ के ऐसे बात करें तो 5 राजवंश जो दिल्ली सल्तनत में शामिल थे वो कौन कौन से थे? उनका कालानुक्रम जो था गुलाम वंश,
गुल खिला तुगलक से लोदी, ऐसे भी याद आप रख सकते हैं। गुल खिला तुगलक से लोदी। देखिए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कालानुक्रम क्या है। तो आपको मतलब ये पूरा इस तरह से सवाल अगर इस पे आएंगे तो आप आराम से बना सकते हैं इसको। ठीक है, ये अब देखते हैं कि डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में माना जाता है। तो यही हम देख सकते हैं यहाँ से कि 1206 से लेके 1526 तक की अवधि जो है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी? इल्तुतमिश की बेटी थी, याद है। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक उन्होंने पहली वो अंतिम मुस्लिम महिला शासिका के रूप में कार्य किया था। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा कोट और कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी थी। शासिका बनने पर उसने उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? दास वंश से संबंधित थी। गुलाम अथवा मामलुक वंश से संबंधित थी। वह इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। डैश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। गुलाम वंश जो था, गुलाम या मामलुक वंश जो था, मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका जो 1236 से 1240 भी मामलुक वंश गुलाम वंश से संबंधित थी। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 अर्थात 84 वर्ष तक शासन किया। भारत में इस्लामी शासन की नींव भी इसी वंश के द्वारा डाला गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान जो थी वो कौन से मामलुक वंश से संबंधित थे? डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था 1206 ईस्वी में। खिलजी वंश अब हम लोग पढ़ते हैं। गुलाम वंश के बाद जो था वो खिलजी वंश था। खिलजी वंश में पहला क्वेश्चन है, रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? पहले भी आया था क्वेश्चन, इब्न बतूता के द्वारा, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। तो इब्न बतूता 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता को मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। इस पद पर वह 8 वर्षों तक रहा। ठीक है। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था? ये अलाउद्दीन खिलजी बनवाना चाहता था कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार। ठीक है। कुतुब मीनार के उत्तर में अधूरी बनी अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसकी ऊंचाई 24.5 मीटर है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह मीनार अधूरी रह गई। अलाई मीनार को कुश्क-ए-सीरी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गॉरिसन शहर सीरी का निर्माण कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में सैन्य शहर, देखिए ये ध्यान रखने का है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में सैन्य शहर सीरी, दूसरी दिल्ली की नींव रखी। उसने सीरी शहर की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हौज ए खास नामक जलाशय का भी निर्माण करवाया था। इसने कुवुत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। यह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मावती कौन थी? चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया तब वहां के शासक राजा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन ने 7 माह तक युद्धरत होने के पश्चात रतन सिंह ने पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया। अलाउद्दीन का किले पर अधिकार हो गया और रानी पद्मावती ने अनेक स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था। तो क्या था, मतलब ये चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मावती।
पद्मावती 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 7 महीने तक लगातार युद्ध चला, जिसके बाद रतन सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बंदी बना लिया। अलाउद्दीन का किले पर अधिकार हो गया और रानी पद्मावती ने अनेक स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? कृषि पर कर लगाया गया था, आवास पर लगाया गया था, मवेशियों पर लगाया गया था, लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। 1296 से 1316 का उनका काल अवधि था। अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान था, जिसने भू राजस्व तथा सैन्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किया था। भू राजस्व और सैन्य क्षेत्र में वो सुधार करने वाला पहला शासक था। खिलजी ने वास्तविक उपज के आधार पर लगान की राशि निर्धारित की। इसने कृषि पर कर के तहत भू राजस्व की दर को उपज का 1/2 भाग कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए। पहला चराई, जो दुधारू पशुओं पर लगाया गया, तथा दूसरा गढ़ी कर, जो घरों, आवास और झोपड़ी पर लगाया गया। तो इस तरह से कृषि पर, आवास पर और मवेशियों पर अलाउद्दीन खिलजी ने कर लगाया था, लघु उद्योगों पर नहीं लगाया था। इसमें बोला कि डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलोखरी महल में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था तथा दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के संस्थापक थे, लेकिन इसके दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी हुए, जिसके शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया और दक्षिण भारत को विजय करने के लिए उन्होंने मलिक काफूर को भेजा था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को। 13वीं सदी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया। लक्ष्मण सेन जो थे वो बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक एवं एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक थे। उनकी राजधानी नदिया थी। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के विजित क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया तथा लखनौती को राजधानी के रूप में स्थापित किया। तुगलक वंश है। तुगलक वंश में मतलब है कि डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तो ये मोहम्मद तुगलक। बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली के जहां पनाह नगर में स्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। मोहम्मद तुगलक ने लगभग 1350 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण जो है वो जो दिल्ली के जहांपनाह नगर में है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था 1350 ईस्वी में। जहांपनाह को दिल्ली के 7 नगरों में से चौथा नगर कहा गया जाता है, जिसे मंगोलों के लगातार हो रहे आक्रमणों से बचने के लिए बनवाया गया था। जहांपनाह नगर की सीमा पिथौरागढ़ और सीरी दोनों नगरों के परकेटों को मिलाकर बनाई गई थी। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का मूल निवासी था। इब्न बतूता उत्तर अफ्रीका के मोरक्को के प्रसिद्ध नगर तंजियार में 24 फरवरी 1304 को इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी। अपनी यात्रा के दौरान यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1313 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने इसका स्वागत किया तथा दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तैमूर के दरबार में आया था। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? अभी हम लोगों ने पढ़ा मोरक्को से संबंधित है। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? काकतीय राजवंश का अंत जो है दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश को दिल्ली की सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में 1323 ईस्वी में यह वंश समाप्त हो गया, जब गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीय साम्राज्य
की राजधानी वारंगल पर कब्जा कर लिया। उल्लेखनीय है कि काकतीय राजवंश का उत्कृष्ट 12वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हुआ है। चालुक्य वंश के पतन के बाद चोल द्वितीय एवं रुद्र प्रथम ने इस राजवंश की स्थापना की थी। मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में आए थे? दिल्ली सल्तनत के काल में आए थे। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली सल्तनत काल में वो आए थे। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मतलब इतिहासकारों के मतों के अनुसार 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा गया। ये वंश थे गुलाम, हम लोगों ने पीछे पढ़ा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। 1325 ईस्वी में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक ने के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जूना खां जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसने 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। इसके शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक भौगोलिक विस्तार हुआ, जिसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके शासनकाल में सल्तनत काल का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, के लेखक कौन थे? गिरीश कर्नाड। तुगलक जो था प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित 1964 ईस्वी में भारतीय कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। 13 दृश्यों का यह नाटक जो था, 13 दृश्य थे उसमें, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर आधारित है। नाटक में नायक तुगलक को महान विचारों और एक भव्य दृष्टि के रूप में चिन्हित किया गया है। नायक में जो है महान विचारों और एक भव्य दृष्टि के रूप में चित्रित किया गया है। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कर लिया था। कई प्रशासनिक परिवर्तन किए थे, जिसमें दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा दिल्ली राजधानी को परिवर्तित करना दिल्ली से दौलताबाद। 1351 ईस्वी में उनकी मृत्यु पर इतिहासकार बंदायूं ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? दौलताबाद, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। और उसके बाद है 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसके सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं के निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शुरू किया था सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी कह सकते हैं। 14वीं शताब्दी में सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन कराया। सिक्के संबंधी प्रयोग के कारण एडवर्ड टॉमस ने उसे धनवानों का राजकुमार बताया था। एडवर्ड टॉमस ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक को दोकानी नाम से सिक्कों का प्रचलन करवाया, किंतु इसका यह प्रयोग असफल रहा। 12वीं शताब्दी में चीन के शासक कुबलई खां ने कागज की मुद्रा चलाई। 12वीं शताब्दी में चीन के शासक कुबलई खां ने कागज की मुद्रा चलाई, जिसे चाऊ कहा गया। उनका यह प्रयोग सफल हो गया। तो पहले जो सिक्कों का प्रचलन किया था दोकानी नाम से मोहम्मद बिन तुगलक ने, उनका वो प्रयोग असफल रहा था, लेकिन वो प्रतीकात्मक जो सिक्के चलाया था तो एडवर्ड टॉमस ने उसे धनवानों का राजकुमार की संज्ञा दी थी। डैश फतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड है। फिरोज शाह तुगलक कहता है कि फतुहात ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फतुहात ए फिरोज शाही कौन लिखा था? फिरोज शाह तुगलक खुद से उन्होंने लिखा था। उसने अपने शासनकाल में चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए। इन्हें अद्धा एवं बिक कहा गया। चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के, जिन्हें अद्धा और बिक कहा गया। फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 प्रकार के खराज, खम्स, जजिया और जकात को वसूल करने का आदेश दिया। 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और 4 प्रकार का वो कर लगाया, जिसे खराज, लगान, खम्स युद्ध में लूट का माल, जजिया और जकात को वसूल करने का आदेश दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें से हिसार हरियाणा,
फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद हरियाणा, जौनपुर उत्तर प्रदेश आदि प्रमुख थे। इनकी मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई थी। हौज खास परिसर दिल्ली में उसे दफना दिया गया। लोदी वंश के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि आगरा शहर को किसने बसाया था। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। उनके बाद सिकंदर लोदी वंश का शासक बना। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी वंश का शासक बना। भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी नामक प्रमाणिक पैमाना सिकंदर लोदी ने, भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी नामक पैमाना जो था वो सिकंदर लोदी ने प्रचलित कराया। 1504 ईस्वी में उसने आगरा शहर बसाया तथा 1506 में दिल्ली से आगरा ले गया राजधानी को। 1504 में आगरा शहर बसाया और 1506 में दिल्ली से आगरा ले गया राजधानी को। इब्राहिम लोदी वंश का संस्थापक था। तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा, बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का आखिरी वंश जो था दिल्ली सल्तनत का, वो लोदी वंश था जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर के हाथों लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हार के साथ दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया था, बाबर के द्वारा मारा गया था। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। मुगल शासक बाबर ने पानीपत के प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। मुगल शासन का शुरुआत हुई। बाबर एक मुगल शासक था जिसका मूल स्थान मध्य एशिया था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। अब सल्तनतकालीन स्थापत्य एवं चित्रकला के से संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो कुबुत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद माना गया, कुतुब मीनार के पास स्थित है। ठीक है। इसका निर्माण मामलुक वंश गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, जो मतलब 1195 से 1199 के मध्य माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में निर्मित कराया था। जो पहले प्रसिद्ध चौहान वंशीय शासक विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत मठ या सरस्वती मंदिर था। आज भी इस मस्जिद की दीवारों पर बिसलदेव रचित हरिकेल नाटक और उसके दरबारी कवि सोमदेव कृत ललित विग्रह राज्य की कुछ पंक्तियां देखी जा सकती है। ठीक है। कुतुब मीनार को दुनिया का सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक ने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया था। 1193 में आरंभ करवाया और अपने शासनकाल में ही एक ही मंजिल का निर्माण करवा पाया था। उसकी मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों का निर्माण के साथ इसे पूर्ण करवाया। इसके उपरांत तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने के शासनकाल में प्राकृतिक दुर्घटना में चौथी मंजिल ढह जाने पर उसे पुनः चौथी और 5वीं अतिरिक्त मंजिल का निर्माण 1368 ईस्वी में करवाया गया। यह मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। दिल्ली स्थित यह मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार को 1993 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जब प्राकृतिक दुर्घटना में चौथी मंजिल ढह गई थी तो 5वीं एक अतिरिक्त भी मंजिल का निर्माण 1368 में उनके द्वारा कराया गया था। तो यहाँ हमारा फिरोज शाह आंसर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में है। इसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में शुरू करवाया था और 1199 में बनकर तैयार हो गया। यह संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर माना गया है।
भारतीय इस्लामी शिल्पकला को जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत के युग से संबंधित है, जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच रहा है। नीचे कुछ सल्तनत कालीन जो है प्रमुख इस्लामी स्थापत्य कला के बारे में विवरण दिया हुआ है कि इमारत, ढाई दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनाई थी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में है। सीरी की किला और 1000 स्तंभों वाला महल अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में है। और सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी बनवाया था, दिल्ली में है। विजयनगर बहमनी साम्राज्य, कृष्णदेव राय डैश वंश से संबंधित थे? तुलुब वंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तुलुब वंश से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय जो थे वो तुलुब वंश 1505 से 1570 ईस्वी से संबंधित थे। तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। उन्होंने सालू वंश के नरेश इमाडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और तुलुब वंश की स्थापना की। कृष्णदेव राय अगस्त 1509 को शासक बना तथा सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग मंत्री और सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। 8 विद्वान रहते थे किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया। निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य कला है? हम्पी में जो है वो द्रविड़ स्थापत्य कला प्रतीत होता है, दिखता है। 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली में यह मंदिर निर्माण है। बड़े आयामों, पुष्प अलंकरण, स्पष्ट नक्काशी, भव्य मंडपों तथा मूर्ति कला एवं पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए जाना जाता है। हम्पी भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। याद रखना है, बहुत सारे जगह ये सवाल भी आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह है। विट्ठल मंदिर जो है हम स्मारकों का समूह को विट्ठल मंदिर शामिल है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ है। यह मंदिर भगवान विट्ठल मतलब भगवान विष्णु भगवान को समर्पित है। भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो है शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी पर स्थित है। यहाँ जिसे पंपापंथी नाम से भी जाना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर को पंपापंथी नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने विक्रमादित्य की कांचीपुरम के पल्लव राजा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था। यह द्रविड़ शैली को दर्शाता है। यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? बुक्का प्रथम जो है वो संगम वंश। हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 वंशों संगम वंश, सालू वंश, तुलुब वंश और आरवीडू वंश ने शासन किया। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 वंशों मतलब वो क्या किया था? बुक्का प्रथम जो है 1356 ईस्वी में
1356 से 1377 को संगम राजवंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यह हरिहर प्रथम 1336 से 1356 के बाद सिंहासन पर बैठा। ठीक है, इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। सालूब वंश का संस्थापक सालूब नरसिंह 1485 से 1490, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह तथा आरवीडु वंश का संस्थापक तिरुमल थे। बुक्का प्रथम के शासनकाल में विजयनगर उत्तर में तुंगभद्रा घाटी से दक्षिण में तमिल तथा चेर राज्य वर्तमान केरल को मिलाते हुए रामेश्वरम तक विस्तृत था। ज्ञात हो कि शासक कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने की थी। 1347 ईस्वी में किया था इसकी स्थापना। इसका असली नाम जफर खां था। बहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय किया था। तो बहमन शाह किस लिए प्रसिद्ध हुआ? वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का निर्णय लिया। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम अहसानाबाद रखा। डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। वही बहमनी वंश की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? वीर नरसिंह जो तुलु वंश राजवंश के शासक थे। तुलु वंश वीर नरसिंह जिसने 1505 ईस्वी से 1509 तक शासन किया। आंतरिक अशांति और सामंतवादी सरदारों के विरोध के कारण उनका शासनकाल युद्धों में व्यतीत रहा। 1509 में उनकी मृत्यु के बाद उनका सौतेला भाई कृष्णदेव राय जो थे वो शासक बने 1509 से 29 तक। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यहाँ पर 4 वंश ने शासकों संगम, सुलूब, तालुब और आरवीडु वंश के शासन किया। कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक थे जो तुलुब वंश के थे। वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। तो विजयनगर का कृष्णदेव राय जो थे वो 16वीं शताब्दी में वहाँ पर शासन किया था। उन्होंने 1509 से 1529 ईस्वी तक वो सबसे प्रतापी राजा साबित हुए थे तुलु वंश के। इनके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जम्बावती कल्याणम की रचना की थी। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जम्बावती कल्याणम की रचना की थी तथा नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय डैश साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्याद पर मध्ययुगीन ग्रंथ लिखा है? कृष्णदेव राय ने। अभी हम लोगों ने पढ़ा अनम्या मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। अन्नमय्या और अन्नमाचार्य एक तेलुगु संत, कवि एवं कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। उनका जन्म वैशाख बुद्ध पूर्णिमा 22 मई 1408 ईस्वी को भारत के आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के गांव में हुआ था। इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के अनेक भजनों की रचना की। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो डी कोंटी वर्ष 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के बाद निकोलो डी क्वेंटी ने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी क्वेंटी नामक पुस्तक की रचना की थी। डैश साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था।
ठीक है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर है। विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना गया है, मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना गया है। और इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में संगम के पुत्र जो थे हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया था, तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने लिखा कि विजयनगर दुनिया की सबसे भव्य नगरों में से एक लगा जो उसने देखा या सुना था। गोलकुंडा किला जो है डैश के दौरान बनवाया गया था, डैश के शासनकाल में। तो गोलकुंडा किले का निर्माण वारंगल के राजा, गोलकुंडा जो किला था वो वारंगल का राजा ने कच्चे किले के रूप में करवाया था गोलकुंडे का नाम निर्माण। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथों में चला गया। 1512 ईस्वी में कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आ गया, परंतु कुछ विद्वानों ने इसके निर्माणकर्ता कुतुब शाही राजवंश को भी मानते हैं। तो कुतुब शाही राजवंश को भी मानते हैं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले वारंगल के राजा ने शुरुआत किया, उसके बाद बहमनी राजाओं के हाथ में यह चला गया और यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आ गया और कुतुब शाही राजवंश को इसका मतलब निर्माणकर्ता माना जाता है। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक हरिहर प्रथम थे तथा बुक्का राय प्रथम ने की थी और हरिहर प्रथम पहले राजा बने थे। उसके बाद यह साम्राज्य दक्षिण भारत में लगभग 310 वर्षों तक रहा। विजयनगर की राजधानी हम्पी के अवशेष आज भी कर्नाटक में स्थित हैं, जो यूनेस्को की धरोहर में विश्व विरासत में शामिल हो गया है। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। कर्नल कॉलिन मैकेंजी। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर स्थापना साम्राज्य की राजधानी था। तुंगभद्रा नदी के तट पर यह नगर अब मात्र खंडहरों की ही अवशेष के रूप में उपस्थित है। इन खंडहरों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया था। मैकेंजी ब्रिटिश इतिहासकार, सर्वेक्षण मानचित्रकार के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। 1986 ईस्वी में इसे भी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। विख्यात महिला कवियत्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान जो है डैश की एक राजपूत राजकुमारी थी। वर्तमान राजस्थान की एक प्रसिद्ध राजकुमारी थी। विख्यात महिला कवियत्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई का जन्म मेड़ता राजस्थान। मीराबाई का जन्म कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता राजस्थान के चौकड़ी कुड़की गांव में 1498 ईस्वी में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र और युवराज भोजराज से उनका विवाह हुआ। विवाह के कुछ ही साल बाद इनके पति का निधन हो गया। पारिवारिक संतापों से मुक्ति के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन जा बसी और कृष्णमय हो गई। ये संत रैदास की शिष्या बनी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, मीरा का मल्हार, फुटकर पद इत्यादि। दासबोध मुख्य रूप से डैश की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। दासबोध जो है समर्थ रामदास की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसमें डैश अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने निदान पर आधारित है। उसमें से 69 अध्याय जो है विशिष्ट रूप से रोगों के निदान पर आधारित है। माधवाचार्य जो थे 12वीं शताब्दी में माधव निदान की रचना की। इसमें 69 अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों के ज्ञात करने निदान पर आधारित है। माधव निदान आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ है। इसका मूल नाम रोग विनिश्चय है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। केरल में कोच्चि के निकट एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इनकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। यह विश्वविद्यालय संस्कृत और अन्य भाषाओं की पांडुलिपियों के प्रकाशन और संरक्षण के लिए कार्य करता है। वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान डैश का एक रूप है, हिंदू भगवान विष्णु का एक रूप है। वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान विष्णु का एक रूप है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुपति पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर को कलयुग का वैकुंठ भी कहा जाता है। इस मंदिर को कलयुग का वैकुंठ भी कहा जाता है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला से
सुसज्जित है। हंस संप्रदाय का एक प्रमुख संप्रदाय है। हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान डैश की पूजा करते हैं। हंस संप्रदाय में मुख्य रूप से उनकी पूजा जो है वो कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। हंस संप्रदाय का एक प्रमुख संप्रदाय है हंस संप्रदाय, जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। इस संप्रदाय को निर्वाक संप्रदाय, मतलब हंस संप्रदाय को निर्वाक संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह संप्रदाय वैरागियों के 4 संप्रदायों में अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। यह संप्रदाय का सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद कहलाता है, जिसे भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। मीराबाई कहाँ की राजपूत थी? मेवाड़ की, मेड़ता राजस्थान की थी। मीराबाई मेड़ता के महाराजा छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। इनके पति उदयपुर के महाराजा भोजराज थे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली की कुर्की गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। यह 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त कवित्री थी। इनके गुरु जो थे वो रैदास थे। ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। इस विचारधारा के अनुसार ब्रह्म सम्मत सद्गुणों का साकार रूप है। यह निर्गुण सच्चिदानंद नहीं है, वरन यह सत्यम, ज्ञानम और आनंदम का साकार रूप है। रामानुज ने सूत्रों पर भाष्य लिखा, जिसे श्री भाष्य कहते हैं। 1600 से 1700 ईस्वी की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? पंजाब राज्य से संबंधित थे, जो आधुनिक पाकिस्तान लाहौर से संबंधित है। वह मुगल सम्राट शाहजहां के यहाँ के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह के आध्यात्मिक प्रशिक्षक होने के कारण प्रसिद्ध हुए थे। मियाँ मीर जो थे धार्मिक शिक्षक। मियाँ मीर ने गुरु अर्जुन देव के अनुरोध पर सिख तीर्थ हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। मियाँ मीर ने गुरु अर्जुन देव के अनुरोध पर सिख तीर्थ हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सूफी संत से संबंधित है। 13वीं सदी के सूफी संत और दार्शनिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और इन्होंने ही चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को भी अपनाया। इसमें ईश्वर प्रेम और मानव सेवा उनके प्रमुख सिद्धांत थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था 1440 ईस्वी में। विवादास्पद है वैसे ये विषय। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लहरतरा में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ है। लोगों के मतलब ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मण के गर्भ से हुआ था। लोक श्रुतियों के अनुसार 1440 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में। कबीर की वाणी का संकलन बीजक कहलाता है। बीजक में हुआ है। इसमें साखी, सबद और रैमनी संकलित है। कबीरदास की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर संत कबीर नगर में हुई। डैश एक मुस्लिम संत रहते हुए जहां फतेहपुर सीकरी बनवाया था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती जो थे चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये आगरा के समीप सीकरी नामक गांव में रहते थे, जहां पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना गया। 1572 में शेख सलीम की मृत्यु के पश्चात अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से उनका मकबरा बनाया गया था। इस तरह से हमारा जो है मतलब मुगल काल का जो है हम लोग मुगल काल से पहले तक का हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तो अब इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग मुगल काल से आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि मध्यकालीन इतिहास जो आज हम लोगों ने शुरू किया है इस वीडियो में, इसमें हम लोगों ने किस किस चैप्टर को कवर किया। तो अरब एवं तुर्की आक्रमण को हम लोगों ने कवर किया। दिल्ली सल्तनत जिसमें गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद भी था और लोदी भी, ठीक है। और सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला को हम लोगों ने पढ़ा। विजयनगर बहमनी साम्राज्य को पढ़ लिया और भक्ति एवं सूफी आंदोलन को पढ़ लिया। तो
तो अगले वीडियो में हम लोग मुगल काल के बारे में और मुगल काल से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बने रहने के लिए, और कोशिश करिए कि साथ बने रहेंगे। जो अगर एंशियंट हिस्ट्री नहीं देख पाए होंगे, पढ़ पाए होंगे, सुन पाए होंगे, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।